चलिए आज बात करते हैं इतिहास के उस मोड़ की जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये है 1857 की क्रांति की कहानी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये थी आजादी की पहली गूंज। सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य और सिर्फ एक अफवाह से हिल गया। आखिर कैसे एक मामूली सी बात ने पूरे देश में आग लगा दी? चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इतने बड़े विद्रोह को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चिंगारी को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। और ये चिंगारी थी एक बंदूक की गोली। देखिए, ये कोई आम मिलिट्री हार्डवेयर नहीं था। यही तो झगड़े की जड़ बन गया। अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर एक सीधा हमला था, एक बहुत बड़ा अपमान। मंगल पांडे ने अकेले ही इसका विरोध शुरू किया और बस एक के बाद एक चीजें होने लगी। जब 85 और सिपाहियों को सजा दी गई क्योंकि उन्होंने भी कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, तब तो आग ही लग गई। और देखते ही देखते ये छोटा सा विरोध दिल्ली की तरफ एक बड़े मार्च में बदल गया। दिल्ली जो उस वक्त हिंदुस्तान का दिल माना जाता था। लेकिन क्या ये सब सच में सिर्फ एक राइफल की वजह से हुआ? बिल्कुल नहीं। ये चिंगारी तो बस एक बहाना थी। असली वजह तो था वो बारूद जो दशकों से, सालों से लोगों के दिलों में जमा हो रहा था। चलिए इन गहरी वजहों को थोड़ा खंगालते हैं। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, बड़ी चालाक पॉलिसी, जिसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। इसका मतलब सीधा सा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी जैसे कई राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। ये उनका एक पॉलिटिकल हथियार था। और आर्थिक तौर पर तो हालत और भी खराब थे। एक जमाना था जब भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बुनकरों के करघे चुप हो गए, उनका हुनर बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि बाजारों में सस्ते ब्रिटिश सामान भर दिए गए थे। नतीजा, लाखों लोग गरीबी में धकेल दिए गए। ये डर सिर्फ पैसों का या काम का नहीं था। जब अंग्रेजों ने सती प्रथा जैसे रीति रिवाजों को खत्म करने की कोशिश की और ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दिया, तो लोगों को लगा कि ये लोग सिर्फ हमारी जमीन पर राज नहीं करना चाहते, ये तो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को ही मिटा देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि जिस फौज के दम पर अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किए बैठे थे, उसी फौज के हिंदुस्तानी सिपाही भेदभाव झेल रहे थे। उन्हें अपने ब्रिटिश साथियों से कम सैलरी मिलती थी, प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं था। सोच के देखिए वो कैसा अपमानित महसूस करते होंगे। एकदम विद्रोह के लिए परफेक्ट रेसिपी तैयार थी। तो बस आग तो लग चुकी थी। अब देखते हैं कि ये आग कैसे उत्तरी और मध्य भारत में फैली, कैसे अलग अलग नेताओं ने इस चिंगारी को एक बड़ी ज्वाला बना दिया। हर तरफ से नेता उठ खड़े हुए। दिल्ली में ऐलान हुआ बहादुर शाह जफर का, तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला, और झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। इन सभी नेताओं ने अलग अलग जगहों के गुस्से को एकजुट किया और इस विद्रोह को एक चेहरा और एक आवाज दी। शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन फिर विद्रोह को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया। इससे विद्रोह का जो केंद्र था वो जैसे टूट सा गया। ये विद्रोह बहुत बड़ा था और इसमें शामिल लोग बहुत बहादुर थे, लेकिन आखिर में ये अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ नहीं पाया। तो सवाल यह है कि आखिर ये आग बुझ क्यों गई? इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तरफ थी अंग्रेजों की फौज जो आधुनिक हथियारों से लैस थी और पूरी तरह से संगठित थी, और दूसरी तरफ थे हमारे विद्रोही। जोश था, बहादुरी थी, लेकिन कोई एक लीडर नहीं था जो सबको साथ लेकर चल सके। साथ ही हथियारों और पैसों की भी कमी थी, कोई साफ प्लान नहीं था। तो एक तरह से जोश और बहादुरी की लड़ाई थी एक संगठित सिस्टम से, और इस बार सिस्टम जीत। विद्रोह फेल जरूर हुआ, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। सोचिए, एक व्यापारी कंपनी जो पूरे देश पर राज कर रही थी, उसे खत्म कर दिया गया, और अब भारत पर शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। यहां से ब्रिटिश राज का एक नया दौर शुरू हुआ। हाँ, इस विद्रोह को दबा दिया गया था, पूरी तरह से कुचल दिया गया था, लेकिन इसकी गूंज अगले 90 साल तक सुनाई देती रही। तो सवाल उठता है कि हम आज भी एक हारे हुए विद्रोह की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसकी विरासत ने,
इसकी लेगेसी ने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि 1857 में शायद पहली बार एक सोच ने जन्म लिया, एक हिंदुस्तानी होने की सोच। अलग अलग इलाकों, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ खड़े हुए एक साझे दुश्मन के खिलाफ, और यहीं से आने वाले आज़ादी के आंदोलन की नींव रखी गई। देखिए, नजरिए की बात है। इतिहास कौन लिख रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने तो इसे बस सिपाही विद्रोह कहकर छोटा कर दिया, मतलब फौजियों की एक बगावत। लेकिन वीडी सावरकर जैसे हिंदुस्तानी राष्ट्रवादियों ने इसे एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई। इस क्रांति ने लोगों में एक ऐसी पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की जो पहले कभी नहीं थी। लोगों को समझ आ गया था कि अंग्रेजी शासन असल में है क्या। यही वो बीज थे जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना का पेड़ उगा, और इसी पेड़ की एक शाख थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1857 की आग शायद बुझ गई थी, लेकिन उसकी चिंगारियां, उसके अंगारे कभी ठंडे नहीं पड़े। वो 90 साल तक सुलगते रहे, जब तक 1947 में आज़ादी की एक नई आग बनकर फिर से नहीं भड़कें। तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हम हारे जरूर, लेकिन एक ऐसे विचार की जीत हुई जिसने आखिरकार देश को आज़ाद कराया।